अमेरिका में वीजा मिल जाना अब गारंटी नहीं रहा, क्योंकि अब सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट नहीं पास्ट भी देख रहा है, और वो भी डिटेल में। पुराने रिकॉर्ड्स, एड्रेस मिसमैच, सोशल मीडिया एक्टिविटी, इवन 10 to 15 इयर्स पुराने डिसीजंस सब फिर से उठाए जा रहे हैं, और इसी वजह से वीजा डिनायल के केसेस बढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे पुराने H1B इश्यूज स्टूडेंट्स वीजा हिस्ट्री और सोशल मीडिया पोस्ट तक प्रॉब्लम बन सकते हैं। रूल्स क्या कहते हैं और इंडियंस को ऐसे सिचुएशन में कैसे केयरफुल रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एट पर। अब सबसे पहले समझते हैं कि चेंज एक्चुअली है क्या। पहले लोग मानते थे कि अगर एक बार वीजा अप्रूव हो गया, एक्सटेंशन मिल गया और स्टैंपिंग हो गई तो पुरानी बातें क्लोज हो गई हैं। लेकिन अब USCIS पुराने रिकॉर्ड्स को दोबारा खोल रहा है और छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज को भी सीरियस वायलेशन मान रहा है। एक एग्जाम्पल में H1B वर्कर ने 2020 में वर्क लोकेशन चेंज किया था। इंडिया से टेक्सास शिफ्ट हुआ, लेकिन प्रॉपर अमेंडेड पिटिशन और लेबर कंडीशन एप्लीकेशन फाइल नहीं किया गया। बाद में उसे वीजा स्टैंपिंग भी मिली और एक्सटेंशन भी, लेकिन सालों बाद USCIS ने उसी इशू को फिर से उठाया और कहा कि उसने H1B स्टेटस मेंटेन नहीं किया। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर्स इसे फ्लेक्सिबिलिटी मान सकते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से लोकेशन चेंज बिना अप्रूवल वायलेशन माना जाता है। और जब USCIS को रिकॉर्ड्स में मिसमैच दिखता है, जैसे एड्रेस और एक्चुअल वर्क लोकेशन अलग हो, तो ये क्रेडिबिलिटी इशू बन जाता है, सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक नहीं। अब दूसरा केस और भी सीरियस है। एक ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन 15 साल पुराने Day 1 CPT इशू की वजह से रिजेक्ट हो गया। USCIS ने माना कि जो CPT एम्प्लॉयमेंट था वो एक्चुअली एकेडमिक करिकुलम का हिस्सा नहीं था। उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट्स, अटेंडेंस, कोर्स स्ट्रक्चर, टाइमिंग ऑफ स्कूल ट्रांसफर्स सब कुछ वेरीफाई किया, और क्योंकि एप्लीकेंट ने पहले F1 और OPT यूज किया था, USCIS ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसे रूल्स का मिसअंडरस्टैंडिंग था। यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि एक बार अप्रूवल मिल जाना मतलब ये नहीं कि पुरानी फाइल क्लीन हो गई। कोई भी इशू डोरमेंट रह सकता है और बाद में सामने आ सकता है। अब तीसरा एंगल आता है सोशल मीडिया का, जो बहुत लोग कैजुअली लेते हैं। एक केस में H1B स्टैंपिंग के दौरान कॉन्सुलेट ने इंस्टाग्राम पेज देखा जिसमें एप्लीकेंट हेयर स्टाइल्स दिखा रही थी। इससे सस्पेशन हुआ कि वो अनऑथोराइज्ड वर्क कर रही है। फिर एक्स्ट्रा इंटरव्यू हुआ और सवाल पूछे गए। यहाँ रूल सिंपल है, अगर कोई एक्टिविटी लेबर या सर्विस दिखती है और उससे कॉम्पनसेशन जुड़ा हो सकता है तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज उसे अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉयमेंट मान सकते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो, कैश में हो या जस्ट हेल्पिंग फ्रेंड्स जैसा लगे। अब समझते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है। इमिग्रेशन वायलेशंस और क्रिमिनल वायलेशंस अलग होते हैं, लेकिन दोनों वीजा को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इमिग्रेशन वायलेशन में आते हैं फुल टाइम एनरोलमेंट मेंटेन ना करना, ऑथोराइज्ड पीरियड से ज्यादा रुकना, बिना परमिशन काम करना या बिजनेस शुरू करना। ऐसे केसेस में सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेट हो सकता है, डिपोर्टेशन हो सकता है और फ्यूचर वीजाज में 3 या 10 साल का बैन लग सकता है। वहीं क्रिमिनल वायलेशंस जैसे DUI, अंडर एज ड्रिंकिंग, फ्रॉड, शॉपलिफ्टिंग, ये सीधे वीजा रिवोकेशन और रिमूवल तक ले जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि US एजेंसीज के डेटाबेसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक जगह की इंफॉर्मेशन हर जगह एक्सेसिबल होती है। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए क्या सीख है। सबसे पहले, कोई भी चेंज चाहे जॉब लोकेशन हो या रोल, प्रॉपर फाइलिंग के बिना मत करें। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा एक्यूरेट रखें, एड्रेस, पेरोल, वर्क लोकेशन सब मैच होना चाहिए। तीसरा, सोशल मीडिया को सीरियसली लें। जो आप हॉबी समझते हैं वो अथॉरिटी के लिए बिजनेस एक्टिविटी लग सकता है। अगर कभी लीगल इशू आए तो रूल्स क्लियर हैं, पुलिस से कोऑपरेट करें, रेजिस्ट या रन ना करें, भागे नहीं और तुरंत लीगल रिप्रेजेंटेशन मांगें, क्योंकि छोटी गलती अगर हैंडल सही तरीके से नहीं की गई तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में बदल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।